हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण कुमार आप सबको स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल प्रवीण सर स्टडी पॉइंट में। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग क्लास 10th के बायोलॉजी का जैव प्रक्रम एवं पोषण चैप्टर को पूरा तरह से पढ़ चुके हैं। अब हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे और हम इस वीडियो में महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेके आए हैं जो आपके एग्जाम में एकदम यहाँ से क्वेश्चन आने ही वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है ये वीडियो आपके लिए, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। बार बार हम इस बात को कह रहे हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, स्वपोषी पौधों में करने की क्षमता होती है तो स्वपोषण। जो स्वपोषी पौधे होते हैं वो स्वपोषण करते हैं, मतलब खुद अपना भोजन तैयार करते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से। प्रकाश संश्लेषण विधि से अपना भोजन तैयार करते हैं। ये इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। ठीक है, और ये स्वपोषण करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। दूसरा प्रश्न है, सौर ऊर्जा का परिवर्तन प्रकाश संश्लेषण में किस ऊर्जा में होता है? तो पौधे जब भोजन बनाते हैं तो सौर ऊर्जा किस में बदलता है? तो रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है। सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल से पत्तियां कार्बन डाइऑक्साइड किसके द्वारा ग्रहण करते हैं? तो वायुमंडल से पत्तियां जो होते हैं वो रंध्र के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, जिसको हम लोग स्टोमाटा भी कहते हैं। पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे स्टोमाटा या रंध्र कहा जाता है, और इसी रंध्र के सहायता से पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, वे सक्रिय हैं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, क्या कहलाता है? सॉरी, वे क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है क्या कहलाता है? तो जैव प्रक्रम कहलाता है। हम आपको बताए थे कि जैव प्रक्रम में पोषण, श्वसन, उत्सर्जन वगैरह शामिल होता है। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश को कौन अवशोषित करता है? तो सूर्य के प्रकाश को क्लोरोफिल अवशोषित करता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लोरोफिल। अगला प्रश्न है, मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? तो 8 से 10 मीटर, जो मुख से लेकर मल द्वार तक फैली होती है। ये टोटल आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? तो 8 से 10 मीटर। अगला प्रश्न है, मनुष्य की आमाशय की दीवार से किसका स्राव होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है। आमाशय की दीवार से किसका स्राव होता है? तो HCl का स्राव होता है। अगला प्रश्न है, छोटी आंत के ग्रंथियों से निकलने वाला रस क्या कहलाता है? तो जठर रस कहलाता है। छोटी आंत जो होती है उसके ग्रंथियों से जो रस निकलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो जठर रस कहते हैं। अगला प्रश्न है, वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीजों पर आश्रित रहते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो मृत जीवी कहलाते हैं। मृत जीवी जो सड़ी गली पदार्थों पर आश्रित रहते हैं, जिसमें हम आपको बताए थे कवक, बैक्टीरिया वगैरह के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, स्वपोषी पौधों के लिए क्या आवश्यक है? तो जो पौधे स्वपोषी होते हैं उनके लिए कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, जल एवं क्लोरोफिल आवश्यक है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में
प्रकाश संश्लेषण, पौधे इसी विधि से अपना भोजन तैयार करते हैं। तो इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ये 4 चीजों का आवश्यकता पड़ता है: कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, जल एवं क्लोरोफिल। इन्हीं 4 चीजों से पौधे क्या करते हैं, तो अपना भोजन तैयार करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण अंग किसे कहा जाता है, तो हरित लवक को प्रकाश संश्लेषक अंग, प्रकाश संश्लेषण अंग किसे कहा जाता है, तो हरित लवक को कहा जाता है, जिसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है, तो 0.03%, 0.03% होता है। देखिए फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होता है 0.03%, नाइट्रोजन की मात्रा कितना होता है, तो 78%, ऑक्सीजन की मात्रा कितना होता है, तो 21%। ठीक है फ्रेंड्स, और आर्गन की मात्रा कितना होता है, तो 0.93%। ठीक है, तो ये 4 चीज़ों का हमेशा आप ध्यान रखिएगा। CO2 की मात्रा कितनी होती है, 0.03%, N2 की मात्रा 78%, O2 की मात्रा जो होती है 21%, और आर्गन की मात्रा होती है 0.93%। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कौन सी गैस मुक्त होती है, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पौधे ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं, जिसका उपयोग हम लोग श्वसन में करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, अमीबा का भोजन अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है, तो अमीबा भोजन अंतर्ग्रहण अपने उत्पादों के द्वारा करते हैं। ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, एकदम VVI है, इसको एकदम ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, किस छिद्र के द्वारा ग्रसनी ग्रास नली में खुलता है, तो ग्रसनी ग्रास नली में निगल द्वार के द्वारा खुलता है। हम आपको बताए थे ग्रसनी में 2 पार्ट होता है, एक होता है निगल द्वार और दूसरा होता है कंठ द्वार। दूसरा क्या होता है दोस्त, तो कंठ द्वार होता है। तो जो निगल द्वार होता है ये ग्रास नली में खुलता है, और जो कंठ द्वार होता है ये श्वास नली में खुलता है, आपको बताए थे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रहणी भाग है, तो ग्रहणी किसका भाग है, छोटी आंत का भाग है। किसका भाग है, छोटी आंत का। ग्रहणी का 3 पार्ट बताए थे हम लोग, छोटी आंत का 3 पार्ट बताए थे, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। ठीक है फ्रेंड्स, इलियम हम आपको 3 पार्ट बताए थे छोटी आंत में, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। ठीक है, तो ग्रहणी किसका भाग है, तो छोटी आंत का भाग है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हरे पौधों में किस प्रकार का पोषण होता है, हरे पौधों में किस प्रकार का पोषण होता है, तो हरे पौधों में स्वपोषण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, जंतुओं में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, तो जंतुओं में पोषण की विधि परपोषण होता है। पोषण 2 प्रकार का, एक स्वपोषण, एक परपोषण। तो जंतुओं में कौन सी विधि होती है, परपोषण विधि। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उत्पाद के रूप में क्या बनता है, तो ग्लूकोज बनता है। जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें उत्पाद के रूप में क्या बनता है फ्रेंड्स, तो ग्लूकोज बनता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण अंग किसे कहते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण अंग किसे कहा जाता है फ्रेंड्स, तो क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, तो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल में क्या होता है, तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, मैग्नीशियम। हम आपको बता दें
देखिए फ्रेंड्स, हम आपको बताए थे कि जो पत्तियां होती है, इन पत्तियों में क्या होता है, तो क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट होता है। और इस क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, तो क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल होता है। और क्लोरोफिल में हम आपको बता दें, इसमें क्या होता है, तो इसमें होता है मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में क्या होता है फ्रेंड्स, तो मैग्नीशियम होता है। और इसी क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग क्या होता है फ्रेंड्स, तो हरा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग देखें कि क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, तो क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल में क्या होता है, तो मैग्नीशियम होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो प्रकाश संश्लेषण में हम आपको बताएं, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जल और क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो वायुमंडल से। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो वायुमंडल से। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, पोषण की दृष्टि से अमीबा तथा पैरामीशियम में किस प्रकार के जंतु है। पोषण की दृष्टि से अमीबा तथा पैरामीशियम किस प्रकार के जंतु है, तो परपोषी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, परपोषी हैं। अगला प्रश्न, मनुष्य में पाचन आहार नाल के किस भाग में से शुरू होता है, तो मुख से शुरू होता है। ठीक है फ्रेंड्स, पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है मनुष्य में, मुख से शुरू होता है। और छोटी आंत के ग्रहणी भाग में पाचन पूरा तरह से कंप्लीट हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं वे क्या कहलाते हैं, तो परजीवी कहलाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो दूसरे जीव के संपर्क में रहकर अपना भोजन तैयार करते हैं उसको क्या कहते हैं, तो परजीवी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, पोषण की दृष्टि से जंतुओं को क्या कहा जाता है, तो परपोषी कहा जाता है। पोषण की दृष्टि से जंतुओं को क्या कहा जाता है, तो परपोषी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है, तो भोजन रसधानी में होता है। अमीबा में भोजन का पाचन भोजन रसधानी में होता है। अगला प्रश्न है, ग्रास नली की दीवार में तरंग की तरह होने वाले सिकुड़न एवं फैलाव को क्या कहते हैं, तो क्रमाकुंचन कहते हैं। ग्रास नली की दीवार में क्रमाकुंचन होता है, इसके कारण भोजन जो होता है धीरे धीरे कहाँ उतर जाता है, तो अमाशय में चला जाता है। कहाँ जाता है फ्रेंड्स, तो अमाशय में चला जाता है। अगला प्रश्न है, भोजन में मौजूद प्रोटीन को पेप्टोन में कौन सा एंजाइम परिवर्तित करता है, तो पेप्सिन। पेप्सिन जो होता है वही प्रोटीन को किस में बदलता है, पेप्टोन में बदल देता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है, तो छोटी आंत में। ठीक है फ्रेंड्स, छोटी आंत के ग्रहणी में। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, अपचा भोजन अस्थायी रूप से कहाँ संचित रहता है, तो अपचा भोजन जो होता है वो रेक्टम में संचित रहता है। कहाँ, रेक्टम में। अगला प्रश्न है, छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, तो 6 मीटर। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है फ्रेंड्स, तो 6 मीटर होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, छोटी आंत की चौड़ाई कितनी होती है, तो 2.5 सेंटीमीटर होती है। छोटी आंत की चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है, 2.5। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, अमाशय रस या जठर रस में कौन सा एंजाइम स्राव होता है, तो अमाशय रस या जठर रस जो होता है, जो हमारे अमाशय में स्राव होता है उसमें लाइपेज, पेप्सिन, रेनिन और एमाइलेज का स्राव होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम आपको बता दें कि जो एमाइलेज होता है, यह एमाइलेज जो होता है ये वसा का पाचन करता है। किसका पाचन करता है फ्रेंड्स, वसा का। जो पेप्सिन होता है ये प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है फ्रेंड्स, और जो रेनिन होता है ये दूध का पाचन करता है। ठीक है फ्रेंड्स, किसका पाचन करता है, दूध का। और जो एमाइलेज होता है
ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप बहुत ही ध्यान से एकदम पढ़िए और इसको याद रखिएगा कि जो लाइपेज होता है ये किसका पाचन करता है, वसा का, पेप्सिन प्रोटीन का, रेनिन दूध का, एमाइलेज जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है आंतरीय रस का स्राव जो होता है छोटी आंत के किस भाग में होता है, तो ग्रहणी में होता है। आंतरीय रस का स्राव कहाँ होता है, तो ग्रहणी में होता है। अगला प्रश्न है यकृत या कलेजी या जिगर या लीवर का निर्माण यो किसका निर्माण करता है, तो पित्त का निर्माण करता है, जिसको हम लोग यकृत भी कहते हैं, कलेजी भी कहते हैं, जिगर या लीवर, ये सब एक ही नाम है। ये क्या बनाता है, तो पित्त बनाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और आपसे पूछा जाए कि पित्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.8 होता है। कहाँ कितना होता है, 7.8। और ये पित्त कहाँ इकट्ठा रहता है, तो पित्ताशय में इकट्ठा होता है। ठीक है, पित्ताशय में इकट्ठा होता है। इसका काम क्या है, तो भोजन को क्षारीय बनाना। क्या है, भोजन को क्षारीय बनाना। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है यकृत का वजन कितना होता है, तो यकृत का वजन 1.5 केजी का होता है और ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि भी है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है पित्त भोजन का क्या करता है, तो क्षारीय बनाता है। ठीक है फ्रेंड्स, पित्त भोजन को क्षारीय बनाता है। अगला प्रश्न है पित्त का पीएच मान कितना होता है, 7.5 होता है। अगला प्रश्न है मिश्रित ग्रंथि किसे कहा जाता है, तो अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। किसे, अग्नाशय को। हमारे शरीर में एक ही मिश्रित ग्रंथि है, वो भी अग्नाशय। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है, बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है, तो 1.5 मीटर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है, तो 1.5 मीटर होती है। अगला प्रश्न है ब्लड किसकी उपस्थिति के कारण, किसकी है, सॉरी गलती से इसकी लिखा गया, किसकी, ब्लड किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है वसा का पाचन किसके द्वारा होता है, तो लाइपेज। हम आपको अभी बताए वसा का पाचन किसके द्वारा होता है, तो लाइपेज के द्वारा। अगला प्रश्न है हमारे शरीर में अमोनिया यूरिया में परिवर्तित करता है, तो यकृत जो होता है, यकृत यही अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है ऑक्सीन क्या है, तो ऑक्सीन जो है हार्मोन है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है फ्लोएम किसका कार्य करता है, तो फ्लोएम का कार्य क्या है, तो भोजन को पहुंचाने का काम है। जब भोजन बन जाता है तो फ्लोएम क्या करता है कि उस भोजन को पूरे पौधे के अंग में पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाता है कि जो फ्लोएम का कार्य है वो नीचे और ऊपर दोनों तरह कार्य करता है, और जो जाइलम होता है वो हमेशा ऊपर के तरफ कार्य करता है। और इसका काम क्या है, तो जाइलम का काम है पानी को पहुंचाना। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है पोषण कितने प्रकार का होता है, तो पोषण 2 प्रकार का होता है। पोषण कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का होता है। अगला प्रश्न है पर पोषण कितने प्रकार का होता है, तो पर पोषण 3 प्रकार का होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग 50 महत्वपूर्ण प्रश्न को देख चुके हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ये हमारा वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह का वीडियो भी हम प्राप्त करते रहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम आपसे यही उम्मीद करेंगे क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है और आपके चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई मेहनत का काम नहीं है और ना ही आपको इससे पैसा लगने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब अगले वीडियो में मिलते हैं दूसरे लेसन के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।